Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10 colonialism and countryside explorer. Today's our topic is a revolt in the countryside, the Bombay Deccan. तो बॉम्बे डेक्कन के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट को जो बर्न करना था या उसके बाद क्या है एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम लागू करना था, उसके बारे में लास्ट वीडियोज़ के हम पढ़ चुके हैं। तो आज क्या है नेक्स्ट इसके जो पार्ट है 3.4, 3.5 और 3.6 के बारे में करेंगे। तो फर्स्ट है 3.4, देन केम द कॉटन बूम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किस तरह से क्या है एक कॉटन बूम स्टार्ट हुआ। मतलब बूम का मतलब होता है कि किसी की जो वैल्यू प्राइस वगैरह है वो इंक्रीज होना जाना एकदम से, उसकी डिमांड बढ़ जाना, उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उसके जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इस वजह से तो इंडिया के अंदर भी क्या है, इंडिया के अंदर नहीं मेनली हम बात करेंगे बॉम्बे डेक्कन के अंदर। बॉम्बे डेक्कन के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन आई कि उसके अंदर कॉटन बूम आ चुका था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1860 की अगर हम बात करें तो 1816 से पहले क्या है ब्रिटेन के अंदर जितनी भी कॉटन जाती थी यानी उसका 3rd पॉइंट यानी 75%, 3/4 75% वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता था कॉटन का, अमेरिका से लेता था। तब तक अमेरिका क्या था, हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन नहीं हुई थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से भी तब तक नहीं था। तो उस समय क्या था 1860 से पहले वो कहाँ से लेता था, अमेरिका से लेता था। तो अमेरिका से लेने के कारण वर्ल्ड में उसके पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं था। उसको लगता था कि मान लीजिए इन फ्यूचर कभी भी अमेरिका ने उसको उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के लिए या कॉटन देना बंद कर दिया तो उनका क्या होगा, उनकी टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी उनके मर्चेंट थे, व्यापारी वगैरह थे, उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि इनका कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके लिए पहले स्टार्ट कर दी गई। 1857 में क्या है ब्रिटेन के अंदर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाया गया, एक एसोसिएशन बनाया गया जिसके अंदर कॉटन की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। उसके बाद 1859 में मानचेस्टर एक जगह का नाम है, आपने भी देखा होगा, लंका शहर है, मानचेस्टर है, मैप में भी आता है हिस्ट्री में। तो मानचेस्टर कॉटन कंपनी क्या है इस्टेब्लिश की गई, ये कंपनी बनाएगी। इस कंपनी का एक मोटो था यानी ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि वर्ल्ड में कहीं पर भी क्या होनी चाहिए, कॉटन हो। उस कॉटन जहाँ पर भी कॉटन हो सकती है वहाँ के किसानों को मोटिवेट करे, वहाँ के फार्मर्स को मोटिवेट करे क्या लगाने के लिए, कॉटन उगाने के लिए। और उसके बाद क्या है वो कंपनी के लिए क्या करे, वो कॉटन उगाए और उसका ब्रिटेन के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह से मानचेस्टर कॉटन कंपनी जो लगाई गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉटन की सप्लाई को बढ़ाना था। तो ये सब चीज़ें क्या है कर दी गई, इस्टेब्लिश कर गई। इसके साथ ही एक सिचुएशन और हो जाती है। अब 60 तक तो ऑप्शन ढूंढने जा रहे थे इंडिया के कुछ पार्ट में, कह सकते हैं कि बॉम्बे डेक्कन बॉम्बे के पार्ट में, क्योंकि बॉम्बे का जो पार्ट है आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, वहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से होती है, अब भी होती है, आज भी क्या है महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया के में अव्वल नंबर पर हैं किसमें, कॉटन के मामले में। तो 61 में क्या है अमेरिका के अंदर सिविल वार हो जाता है, अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो जाता है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है, जो लोग हैं लेबर वगैरह है वो स्ट्राइक के ऊपर चली जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं उनके अंदर एक तरह का क्राइसिस आ जाता है, एक तरह का संकट आ जाता है। उनको लगता है कि उनको अपनी टेक्सटाइल कंपनियां बचाने के लिए कहीं से भी कॉटन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि वो जो वहाँ से जितनी भी क्या आती थी कॉटन आती थी वो 3% भी नहीं आ पाती है। एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में 1861 में जहाँ 20 लाख बेल्स मतलब गांठें होती हैं कॉटन की, तो वो आती थी, वो कितनी रह जाती है 62 में आते आते सिर्फ 55,000 के आसपास रह जाती है। तो इतनी आना क्या हो जाती है, कम हो जाती है अमेरिका से। क्यों, वहाँ पर सिविल वार चल रहा था। तो सिविल वार की सिचुएशन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में वो किसकी तरफ आते हैं, उनको सेकंड ऑप्शन कौन सा दिखाई देता है, इंडिया दिखाई देता है। क्योंकि इंडिया का जो लैंड है और इंडिया का जो इन्वायरमेंट था उसमें, उनका जो क्लाइमेट है, किसका मेनली हम बात करेंगे बॉम्बे डेक्कन एरिया का, तो वो किसके लिए एक तरह से वैल्यूएबल था, कॉटन के लिए वैल्यूएबल था, और उनको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। इसलिए वहाँ पर 60 से 64 में जो एरियाज है वो डबल हो जाता है और साथ में प्रोडक्शन भी डबल से ज़्यादा हो जाता है। अब क्या है, जो इंडिया के अंदर मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जो व्यापार कर रहे थे, वो अब यहाँ से तकरीबन सारी कॉटन लेते और वो कहाँ पर ब्रिटेन भेज देते। बात की गई थी कि 1862 में जहां अमेरिका से कम हो जाता है वहां 90% तक इंपोर्ट ब्रिटेन के द्वारा कहां से किया जा रहा था, इंडियन
मतलब यहाँ से उगाई गई कॉटन से किया जाता था या इंडियन मर्चेंट के द्वारा किया जा रहा था, यानी जहाँ पर जो कंपनीज काम कर रही थी उनके द्वारा भेजी गई कॉटन से किया जा रहा था। अब यही नहीं होता, ये प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ता है, इसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं, कॉटन के प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, उनके सामने ऑप्शन आ जाता है कि अगर कोई कॉटन उगाएगा तो उनका जो लोन है वो जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, यानी उनको जल्दी वो क्या है उनका लोन वगैरह दे सकते हैं, इंटरेस्ट के अच्छी इंटरेस्ट के साथ दे सकता है। तो इसलिए 100 रुपीज पर एकड़ के अकॉर्डिंग क्या लोन भी उनको कह दिया जाने लगा फार्मर्स वगैरह को, किसानों को। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्राउन की जो गवर्नमेंट थी या जो कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, वो ये सोच रही थी कि अगर क्या है लोन प्रोवाइड करके क्या करवा सकते हैं हम किसानों से खेती करवा सकते हैं, किसकी? कॉटन की खेती करवा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन की खेती करेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण कॉटन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने मनी लेंडर्स या साहूकारों को प्रोटेक्ट किया, संरक्षण दिया उनको कि वो भी क्या करें, आगे लोन प्रोवाइड करें, हम आपके साथ हैं, इस तरह की सिचुएशन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉटन बूम आया इंडिया के अंदर, जिसके कारण एक तरह से कह सकते हैं कि फार्मर्स को भी लगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर को ज़्यादा नहीं हुआ। इसका बेनिफिट या तो मनी लेंडर्स ने या साहूकारों ने या फिर बड़े बड़े अगर कोई फार्मर्स थे जिनके पास खेती वगैरह ज़्यादा थी उन्होंने उठाया, लेकिन जो लोकल फार्मर था या छोटे फार्मर्स वगैरह थे उनको इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो कॉटन वगैरह वो आज भी कम कीमत पर खरीदी जाती थी और वो आगे हाई रेट्स के ऊपर क्या है बेच दी जाती थी। तो इस तरह से कॉटन बूम आया, वो भी एक रीजन के रूप में है, क्योंकि उनको उनका पार्ट जो हिस्सा मिलना चाहिए था रेट्स को, फार्मर्स को, किसानों को, वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। ये सारे एक तरह से किसके कारण है? जो वहाँ पर दंगा हुआ था डेक्कन के अंदर, नाम भी है ना डेक्कन के अंदर, कंट्री साइड के अंदर रिवोल्ट हुआ, उस सबके रीजन भी हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट है क्रेडिट ड्राइज अप। ड्राइज का आपका मतलब सूख जाना। क्रेडिट जो लोन लिए जा रहे थे, एक तरह का ऋण लिया जा रहा था, उसके स्रोत क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। सूख का वर्ड यहाँ ड्राइज वर्ड का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि इसका मतलब है बंद हो जाते हैं। वो जो मनी लेंडर्स है, साहूकार है, जो फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे थे, वो अब लोन देना बंद कर देते हैं। तो वो उसके बारे में क्यों? क्योंकि 1860 के बाद क्या होता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी मनी लेंडर्स ज़बरदस्ती भी लोन दे रहे थे कि आप लोन लीजिए, बस क्या कीजिए, एक लंबे टाइम के लिए लीजिए, लेकिन आप बदले में क्या है कॉटन की एग्रीकल्चर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर कॉटन उगाइए, ज़्यादातर खेती। तो उसी समय क्या है 1861 में एक बॉम्बे गजट के नाम का न्यूज़पेपर क्या है इंडिया के अंदर, जो बॉम्बे एरिया के अंदर क्या है प्रकाशित होता है, उसमें कहा भी गया है कि लंकाशायर ही वर्ड का यूज़ किया गया। लंकाशायर वर्ड वैसे तो उसका एक पार्ट है, ब्रिटेन का एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी काफ़ी फेमस है, यानी वहाँ पर टेक्सटाइल कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पूरे ब्रिटेन के लिए यूज़ किया गया है। तो उसके लिए क्या है जो ऑप्शन है, यानी इंडिया का है एक बेहतरीन ऑप्शन है, और वो क्या है जो यूएसए है उसकी जगह ले सकता है, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन ये जल्दी ही क्या है बातें बदल जाती है। क्यों? क्योंकि 1865 में सिविल वार क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। अब सिविल वार खत्म होगा तो दोबारा लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी उनका रूटीन था वही करेंगे, कॉटन वगैरह उगाई जाएगी, खेती बाड़ी वगैरह जो भी तो होती थी उनकी की जाएगी। अगर वहाँ पर कॉटन होगी तो वो क्या की जाएगी, एक्सपोर्ट भी की जाएगी। तो इसलिए यहाँ से दोबारा से ब्रिटेन में कपास क्या है जानी स्टार्ट हो जाती है, और लगातार क्या है जो कॉटन की प्राइजेज बढ़ते जा रहे थे वो दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था वो क्या हो जाता है, डेक्लाइन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाना। अब किसी चीज़ की डिमांड लगातार घटती जाएगी, उसके प्राइस घटते जाएंगे, तो उसके ऊपर जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा था किसके द्वारा, साहूकारों के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है क्रेडिट ड्राइज अप, यानी कि जो लोन के स्रोत थे वो सूख जाते हैं, तो इसलिए क्रेडिट ड्राइज अप हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सिचुएशन भी आती है। आपने सुना होगा कि रेवेन्यू, इसका टॉपिक करवाया था 3.2, उसमें बताया गया था कि एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम लागू होता है जिसको रेतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। तो रेतवाड़ी सिस्टम 1820 से लेकर के 30 के बीच में स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर एरिया के अंदर, बॉम्बे डेक्कन का जो एरिया है उसके अंदर। तो उस वजह से इस एरिया के अंदर 20 और 30 के बीच का जो एरिया इसमें स्टार्ट होता है, उसमें टाइम पीरियड कितना रखा गया था, 30 ईयर रखा गया था, 30 साल रखा गया था कि 30 ईयर के बाद दोबारा सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे के बाद दोबारा से डिसाइड किया जाएगा कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब 60 के अंदर तो डिमांड काफ़ी थी, अब ये कब होना था, अब 60 के आसपास क्या है दोबारा से उसका सर्वे होना था। 60 में क्या है कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा है,
कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइस उसके ज़्यादा है, तो रेवेन्यू को भी 50% से लेकर के 100% तक बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया ड्रामेटिक तरीके से, एक तरह के नाटकीय ढंग से क्या है बढ़ा दिया जाता है, बिना कोई ज़्यादा सर्वे वगैरह किए हुए डबल कर दिया जाता है, या कहीं पर तो क्या है उसको भी डबल कर दिया जाता है, यानी 50% से 100% तक क्या है उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन 65 में जब सिविल वार की सिचुएशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, प्राइस दोबारा से डल जाते हैं, तो लोगों के पास तो लोन देने के लिए, अपना इंटरेस्ट चुकाने के लिए या पहले वाला रिवेन्यू देने के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ पर क्या है उनका रिवेन्यू और बढ़ जाता है और उनके पास एक ही स्रोत था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लोन लें। लेकिन लोन भी उनको क्या प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, इस तरह के उनसे बॉन्ड लिखवाए जा रहे थे जिनसे उनकी ज़मीनें हैं, उनके कैटल्स वगैरह है, पशु वगैरह, वो सारे बिकते चले जा रहे थे। तो ये भी उनके एक रिवोल्ट का एक पार्ट ही माना जाता है, एक कारण माना जाता है, रीजन माना जाता है। नेक्स्ट है द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का अनुभव। अब क्या है, ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पर रियोत अपने साथ इनजस्टिस फील करता है, वो बताता है, पिटीशन लगाता है, सरकार के सामने पिटीशन लगाता है, पार्लियामेंट के सामने लगाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उस अन्याय की डिमांड की जा रही है कि वो अन्याय कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक उसी के बारे में बताया जाएगा कि द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। अब इसमें इनजस्टिस क्यों कहता है, क्यों, क्योंकि रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर्स टू एक्सटेंड लोन। अब लोन को एक्सटेंड करने के लिए, पहले लोन लिया, मान लिया 2 ईयर के लिए ले लिया, 3 ईयर्स के लिए ले लिया, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह वो पहले ही नहीं चुका पा रहा है, तो आगे क्या है, मनी लेंडर्स को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा। क्यों, प्राइजेस भी कम हो जाते हैं, मनी लेंडर्स को लगता है कि अब लोन को वापस लेना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर मनी लेंडर्स क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं, जिसके कारण क्या है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो उनका कहना था कि मनी लेंडर्स, ये नहीं है कि ब्रिटेन या अंग्रेजों के आने के बाद ही मनी लेंडर्स उनको क्या दे रहे थे, लोन दे रहे थे। उससे पहले भी इंडिया के अंदर ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। जब क्या है अंग्रेज वगैरह नहीं आए थे, तब भी बड़े बड़े साहूकार या मनी लेंडर्स क्या है उनको लोन प्रोवाइड करते थे, इंटरेस्ट लेते थे और बदले में देते। लेकिन अब क्या है वो उनको क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे। तो इसके कारण वो मनी लेंडर्स को क्या है, डेवियस या डिसीटफुल बोलते हैं, मतलब क्रूरापूर्ण या कोई भी वर्ड आप इसकी जगह यूज कर सकते हो जो अच्छा नहीं हो, मतलब उस तरह का। तो वो इस तरह के वर्ड रियोत क्या है यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है, डेक्कन रियोत कमीशन भी बिठाया जाता है, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। ये कमीशन के अंदर इस तरह की अनेक पिटीशन या एप्लीकेशन लगती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई था। एक एग्जाम्पल में बताया गया है, एग्जाम्पल दे करके आपकी बुक में बॉक्स में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें निकाला भी गया कि 3 ईयर्स में क्या है, जो वैल्यूज़ उसके द्वारा ली गई थी, जो मूल्य उसके द्वारा लिया गया था, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा क्या इंटरेस्ट बन जाता है। तो एक एग्जांपल भी दिखा गया जिसमें 100 रुपीज़ से क्या है के ऊपर, यानी लिया उसने क्या है, सिर्फ 100 रुपये लिए ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, और उसका क्या है 3 ईयर्स के बॉन्ड के अंदर 2000 रुपीज़ क्या बना दिया जाता है, इंटरेस्ट बना दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, इसके ऊपर इनजस्टिस होता है, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और बार बार क्या है कोर्ट के सामने पिटीशन और पिटीशन लगाते हैं, यानी लोगों के द्वारा याचिका के ऊपर याचिका दी जाती है कि उनके साथ क्या है, इस तरह का अन्याय, इनजस्टिस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब किसके अगेंस्ट लगती है, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट लगती है, ऑफिसर्स के अगेंस्ट लगती है और साहूकारों के अगेंस्ट लगती है। तो इतनी पिटीशन जाती है तो पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1859 के अंदर, वैसे तो पहले ही है क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा तो 65 तक आती है, एक लॉ भी पेश करती है जिसको लिमिटेशन लॉ बोलते हैं, परिसीमन कानून बोला जाता है, लिमिटेशन लॉ। इसका मतलब क्या था कि जो बॉन्ड लिखा जाएगा, बॉन्ड का मतलब बही खाते के अंदर उसके साइन वगैरह लेकर के, जिस तरह आप एफिडेविट बोल देते हो एक तरह से, उस तरह का एक बॉन्ड लिखा जाएगा और बॉन्ड क्या है 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा, यानी उसकी वैलिडेशन कितनी कर दी गई, 3 ईयर कर दी गई। अगर वो 3 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका भी क्या है, एक तरीका निकाल दिया गया, बॉन्ड्स क्या कर दिया 3 ईयर्स का, इसका एक तरीका निकाल लिया गया साहूकारों के द्वारा। वो क्या है, अपने पैसे देते 3 ईयर से कम, यानी 3 साल, मान लीजिए कि 2 साल 11 महीने के लिए पैसे दे दिए, उसमें इंटरेस्ट वगैरह बता दिया। 2 ईयर 11 मंथ जब उसको कंप्लीट हो जाते तो वो उसका पैसा, उससे पैसा मांगते, उसके पास तो था ही नहीं। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाता तो उसकी जो भी फसल वगैरह लेकर के या कैटल वगैरह ले लिए जाते। उसके बाद एक नया बॉन्ड लिखा जाता कि आप में अब भी इतने पैसे यानी रुपीज़ क्या है पेंडिंग है, और वो उस डेट में नया लिखा जाता कि मैं आज इस डेट को इतने रुपीज़ क्या है उससे उधार ले रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि बॉन्ड का सोल्यूशन निकाल लिया गया जो 3 ईयर्स का डाला गया था। तो इसके कारण क्या है, बॉन्ड्स वगैरह के कारण या एफिडेविट वगैरह आप कह सकते हो, इन सब के कारण क्या हो गया,
वो किसान लगातार रण के नीचे दबते चले गए। अब यहाँ रिवॉर्ड्स क्या है, किसको मान रहे थे? अब जो किसान है वो सबसे ज़्यादा अपने लिए जो समस्या मान रहे थे वो इन क्या है, बही खातों को, इन अकाउंट को या इन बॉन्ड्स को मान रहे थे। इसीलिए तो जब रिवोल्ट होती है, विद्रोह होता है, तो सबसे पहले वो साहूकारों के या मनी लैंडर्स के घर अटैक करते हैं और इन बही खातों को जलाते हैं, क्योंकि वो अपना सारा का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्हीं को मानते हैं कि अगर ये जल जाएंगे तो वो क्या है, अपने आप फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये टॉपिक दिया गया। नेक्स्ट है, ये आपका थर्ड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका फोर्थ टॉपिक डेक्कन रियोज कमीशन के बारे में बताया गया है कि ये रिपोर्ट दी गई थी उसके बारे में, उसी के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो डेक्कन रियोज कमीशन क्या है, जिसके बारे में, रिवोल्ट के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। रिवोल्ट होता है 1875 में, उसके बाद क्या है, एक कमीशन बनाया जाता है 76 में, ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1878 के अंदर। ये क्या है, नाम इसी के रख दिया गया, बॉम्बे डेक्कन के नाम से, डेक्कन रियोज कमीशन, दंगा आयोग, एक तरह से डेक्कन दंगा आयोग यानी दक्कन दंगा आयोग इसका नाम रख दिया जाता है। तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1878 के अंदर। अब ये अपनी रिपोर्ट कहाँ पर पेश करता है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में करता है। वैसे तो जब ये कमीशन बनाया जाने की बात की गई तो बॉम्बे की जो उस समय गवर्नमेंट थी, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, तो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है, इसके लिए मना कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा रिवोल्ट नहीं है। लेकिन ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, ब्रिटिश क्राउन की जो इंडियन गवर्नमेंट थी यानी भारत के अंदर जो सरकार थी, उसने कहा कि नहीं, हमें इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले 1857 में सिर्फ क्या है, ढील के कारण ही वो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हो जाता है, एक तरह का मूवमेंट वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक बड़ी क्रांति बन जाती है। तो इसलिए वो इस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए इस कमीशन को बिठाया गया और उससे रिपोर्ट मांगी गई। इसने क्या है, इंक्वायरीज की, रिकॉर्डिंग ली, स्टेटमेंट्स ली, रियोज के द्वारा जितनी पिटिशंस आई थी उनके ऊपर सर्वे किया। इसके अलावा साहूकारों के है या आई विटनेस है या जमींदार जो है उनके बयान वगैरह लिए गए। इसके अलावा रेवेन्यू के जो रेट वहाँ पर उस टाइम डिसाइड थे वो सारे के सारे इकट्ठे किए गए। इंटरेस्ट रेट क्या लिया जाता था, उनके बही खातों की जांच की गई। वो सारी चीज़ें करके के क्या उन्होंने इंक्वायरी अपनी पूरी की, अपनी रिपोर्ट बनाई। लेकिन हमें यहाँ रिपोर्ट ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये रिपोर्ट जो थी गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी, यानी उन्होंने जो रिसोर्सेज उठाए थे ज़्यादातर क्या थे, गवर्नमेंट के थे। और इसके अंदर वो कहीं पर भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहते थे। वो कहीं पर भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उनके द्वारा जो रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया उसके अंदर रेवेन्यू हाई था, यानी कि ज़्यादा था। उस रेवेन्यू की वजह से लोग लगातार कर्ज में चले गए। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम किसके ऊपर कर दिया, जमींदारों के ऊपर, साहूकारों के ऊपर, उनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर दिया। और लोगों के व्यूज़ भी इसी और बदल दिए गए, ताकि क्या है, वो किन के अगेंस्ट हो जाए, मनी लैंडर्स के, साहूकारों के अगेंस्ट हो जाए, किसकी बजाय, अंग्रेजों, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बजाय। तो इस तरह से क्या है, ये डेक्कन रियोज कमीशन क्या है, पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इस रिपोर्ट के ऊपर सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद क्या है, इंक्वायरी वगैरह होती है। तो इसके बारे में आगे, इसके बारे में चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसी तक आपका चैप्टर क्या है, ये चैप्टर नंबर आपका 10 जो कॉलोनिज्म के, उपनिवेशवाद के बारे में और कंट्री साइड यानी देहात के बारे में जो बताता है उसके ऊपर है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है हम क्या है, 1857 का जो रिवोल्यूशन है उसके बारे में करेंगे। ओके।